हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हम लोगों ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है दैट वी आर प्लानिंग अ पीवाईक्यू सीरीज फॉर जेई 2025, राइट। अब देखिए, तो हम लोग आए विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो चैप्टर लिया है विच इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। और इसके इसके हम लोग ना सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है दैट वी विल आल्सो डिस्कस हियर। Why we choose coordination compound first? देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफी ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। हर साल इसके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर पेपर में, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता ही मिलता है, करेक्ट। तो इस बार भी देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको 2 क्वेश्चन इसके मिले। अगर आपको 2 क्वेश्चन मिलता है मतलब 8 मार्क्स आपको, आप यहाँ से इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी द पार्ट 1, जिसमें हम लोग कहाँ तक कवर करेंगे बेटा। फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ लिगेंड्स, देन नेमिंग ऑफ coordination compounds, then Werner theory, then Vesper theory, then crystal field theory. These theories we will cover. In the second part, we will cover the isomerism associated with the coordination compounds, and last but not the least, metal carbonyls will cover in the part second. As this chapter is very huge, that's why. Okay, चलो start करते हैं with our first question. तो देखिए, first question जो कि आपके जेई 2024 में आया हुआ, इट्स अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को कि हम लोगों को एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसका हमें नाम बताना, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इसके साथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए इधर, अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है, एक टाइम थोड़ी इसको छोटा बना देती हूँ। अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हमारे पास देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो उस पे कौन सा चार्ज हो सकता है, क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे फिर से। आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड। देखिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो न्यूट्रल हो सकता है या कोई चार्ज भी हो सकता है ना। और ऑब्वियसली उस पर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या दोनों पॉसिबल है। ये हमारा है न्यूट्रल, ठीक है। देयर इज नो चार्ज, जीरो का मतलब वो मत समझ लेना। और यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, राइट। क्लियर है इतना? अब देखिए, इसकी नेमिंग और इसकी नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूँ दोनों की नेमिंग के लिए, व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल आयन, है ना। और ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में आपको क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको सबको? तो ऐसे करके हम इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का क्या करते हैं बेटा? नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अगर आपके पास इसमें थोड़ा सा इधर वेरिएशन आएगा। अगर इसमें आपके पास क्या हो रहा है, जो लिगेंड है बेसिकली क्या बेटा? लिगेंड है। इफ देयर आर सेम टाइप ऑफ ligands, देन जो हम लोग को प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर सेम टाइप के लिगेंड है जो हमें प्रीफिक्स यूज करेंगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे एक और कैच है, वो लिगेंड अगर आपका इनऑर्गेनिक है, क्या बेटा? इनऑर्गेनिक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? इनऑर्गेनिक लिगेंड है। तो आप लोग जो प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करोगे, कौन सा बेटा? न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करोगे, वो क्या रहेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना। और अगर आपके पास इफ there same type of ligands
लिगेंड्स देन सेम, यहां पे भी जो न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज हम लोग, अगर हमारे पास कौन से लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, कौन से लिगेंड है बेटा, ऑर्गेनिक लिगेंड से अपने पास अगर, तो हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज करेंगे, वो क्या रहेंगे बेटा, बिस, ट्रिस और टेट्राकिस। These न्यूमेरिक प्रीफिक्स विल यूज किसके लिए, लिगेंड के लिए। अब देखिए क्या मैम मेटल के नाम में भी कोई वेरिएशन है क्या, देखिए लिख देती हूं मैं, इंपॉर्टेंट अगेन, इफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, if coordination entity having negative charge, if coordination entity having negative charge, then we will use 8 as suffix with metal, तो दीज आर द वेरिएशन ओनली, इसके अलावा कोई भी वेरिएशन नहीं है बेटा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो आपकी क्या हो सकती है बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। अब जो नॉर्मल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लिए, नॉर्मल फॉर्मूला है ना, ये वाली चीजें किस पे, दोनों पे अप्लाई होती है। दीज थिंग्स, मतलब जो दो स्टार्टिंग के पॉइंट लेंगे, अप्लाइड फॉर बोथ, अप्लाइड फॉर बोथ, चाहे आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो, अगर उनमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड है ना, तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो क्या यूज करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, है ना। और अगर ऑर्गेनिक लिगेंड से तो क्या यूज करोगे बेटा, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। दूसरा, न्यूट्रल है तो यहीं तक खत्म, न्यूट्रल और चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज तो यहीं खत्म करना और कुछ नहीं करना है ना, नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके। अब देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको कुछ नहीं करना, सब सारी चीजें सेम है, बस एक चीज डिफरेंट करनी है, क्या, कि जो मेटल है उसके लास्ट में क्या सफिक्स यूज करना बेटा, 8। जैसे मतलब आयरन है तो क्या यूज करेंगे, फेरेट, कॉपर है तो क्या यूज करेंगे, क्यूप्रेट। समझ में आती बात इतनी है ना, कॉपर प्लस 2 में तो क्यूप्रेट यूज करेंगे, Fe+2 में तो फेरेट यूज करेंगे, है ना। और जैसे कुछ मेटल्स है, जैसे आपके पास गोल्ड है तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है ऑरेट, है ना, सिल्वर है अर्जेंटेट यूज करेंगे, है ना, लेड है ना, तो उन सब के लिए स्पेसिफिक हम लोग क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है इतना, चलिए अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे। अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आप इस क्वेश्चन को समझिए और देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, इट विल बी इजी, आई होप इट्स विजिबल, है ना। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको। अब आप एक काम करते हैं, साइड में इसको रब करते हैं यहां से, अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज क्लियर हुई। अब सॉल्यूशन देखिए इसका। आप सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सबसे पहले क्या बोला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो इधर, क्या फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड, सेम टाइप की लिगेंड है, इनऑर्गेनिक है तो न्यूमेरिकल सफिक्स क्या यूज करेंगे बेटा, डाई, ट्राई, टेट्रा। ऑर्गेनिक सफिक्स, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो क्या यूज करेंगे बेटा यहाँ पे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, है ना। और कैटायनिक, एनायनिक वो भी हम लोग को देखना है। अब सबसे पहले इसको देखो, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे बेटा, देखो फटाफट से, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है बेटा, न्यूट्रल, कोई चार्ज है इस पे, नहीं कोई चार्ज नहीं। अब देखो सबसे मेटल का क्या नाम है, प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से लिगेंड दे रखे हैं, एक लिगेंड आप बोलोगे मैम एक लिगेंड दे रखा है Br और एक लिगेंड दे रखा है हमारे पास PMe3 होल ट्वाइस, है ना। अब कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाती है कई बार, अगर ऐसे लिगेंड्स उन लोग को देखने को मिल जाते हैं। देखो बेटा, इसमें आप लोगों को एकदम डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है,
फॉस्फीन, फॉस्फीन है करेक्ट। आपने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करा किससे, एक मिथाइल ग्रुप से, तो क्या नाम होगा बेटा इसका, इसका नाम क्या होगा, सिंपल ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल और क्या लिखो बेटा, फॉस्फीन, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन। क्या नाम लिख दे इसका, थोड़ा स्पेस कम है इधर लिखती हूं मैं, क्या नाम है इसका, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन नाम है इसका, सही बात है कि। चलिए अब देखिए, और Br को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ब्रोमो, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए, ब्रोमो यूज करते हैं Br के लिए। चलो दोनों का नाम पता चल गया, इसका भी नाम पता चल गया और इसका भी नाम पता चल गया। चलो ठीक, अब मैंने अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों के नाम तो पता चल गया, एक और चीज जो अपन ने यहाँ पे मिस करी है, क्या आप बोलोगे मैम ठीक है, आप समझ में आ गया कि अब यहाँ पे ब्रोमीन कितना दे रखा है हम लोग को, इसमें ब्रोमीन 2 दे रखा है, तो इनऑर्गेनिक लिगेंड में डाई लगा दूंगा, और पीपीएच क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन है, तो देख पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक लिगेंड है, और कितनी क्वांटिटी इसकी, 2 नंबर में है, तो क्या लगा दूंगा, बिस लगा दूंगा, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब मैम देखिए ना आप इधर, पहले बिस दे रखा है, फिर इस ऑप्शन में डाई दे रखा है, अब क्या करें, तो एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या करना है, आपको अरेंज द लिगेंड्स, अरेंज द लिगेंड्स in their alphabetical order, किसमें अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना, समझ में आती है बात इतनी, प्रीफिक्स को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। चलें आगे, तो अब देखो इसका नाम अब लिख सकते हैं आराम से, ठीक है लिखते हैं, चलो मिटा दो इसको, यहां से रब करते हैं अपन, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, अब ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ब्रोमो का, ब्रोमो दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन दे रखा है, समझ में आती है इतनी बात, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन दे रखा। अब मुझे वो बताओ, डी पहले आएगा, सही बात है कि नहीं, तो सबसे पहले कौन आएगा, डाइब्रोमो, ठीक है, इतना समझ में आता है मैम, डाइब्रोमो, तो डाइब्रोमो के तो ऑप्शन फर्स्ट भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ठीक है, डाइब्रोमो। फिर देखो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि उसने फिर से डाई यूज कर लिया, वेयर एज ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए क्या यूज करना है, बिस, ठीक है, तो यहाँ पे बिस यूज किया हुआ है, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ठीक है। अब प्लेटिनम, ऑब्वियसली न्यूट्रल स्पीशीज हो, प्लेटिनेट लगाने की जरूरत नहीं है, सही बात है कि नहीं, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है नहीं यहाँ पे, तो क्या कर दोगे, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली नेमिंग का ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेमिंग का ही है। अब देखिए क्या कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है K2MnO4, ये भी आपकी 2024 का ही क्वेश्चन है बेटा, जनवरी का सेकंड शिफ्ट का। अब आप देखिए इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली जैसे आपने सॉल्ट्स, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर की चीज है, तो सॉल्ट्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं अपन, कैटायन का नाम लिखते हैं, तो यहाँ भी किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, विदाउट यूजिंग न्यूमेरिकल सफिक्स, न्यूमेरिकल सफिक्स, तो क्या लिखेंगे, क्या नाम है इसका, पोटेशियम, क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है। अब क्या करें मैम, आपने बताया था कि लिगेंड का नाम लिखना है, एक ही लिगेंड है। अब आप बोलोगे मैम ये तो O-2 है, इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा इस लिगेंड को क्या बोलते हैं बेटा, इस लिगेंड का जो नाम है वो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑब्वियसली देखो कौन कौन सा ऑप्शन गलत कर सकते हो बाय यूजिंग व्हाट वी कैन से एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वाला रॉन्ग कर सकते हो, डाई यूज कर लिया जो कि नहीं करना था, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर कितना है, 4, तो इनऑर्गेनिक लिगेंड को क्या यूज करेंगे, टेट्रा, चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, टेट्रा हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस कंपाउंड का, कैसे निकालते ऑक्सीडेशन नंबर, क्या इसको क्या लिख दें अपन, MnO4, इसमें चार्ज कितना है बेटा, कितना चार्ज आएगा स्पीशीज पे, -2, और यहाँ पे 2k+, यही चार्ज आएगा। अब निकालो x, इसका कितना आ जाएगा 8, इधर कितना है -2, x इज इक्वल टू
-2 + 8 कितना आ जाएगा बेटा, +6। तो +6 ऑप्शन स्टेट है, लेकिन ये रोमन नंबर में लिखना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो +6 वाला यार ये तो कैंसिल आउट हो गया था, तो ये सब अब +6 वाली अब क्या करें। अब आप देखिए नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम देखो, इसका नाम होता है O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, सॉरी ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, ऑक्सीडो। क्लियर है इतना, तो क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम टेट्राऑक्सीडो। अब देखो स्पीशीज पे चार्ज क्या आ रहा है, स्पीशीज पे चार्ज क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ, नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो मेटल के साथ, मेटल कौन सी बेटा यहाँ पे, मेटल देखो फटाफट से, मेटल कौन सी बेटा यहाँ पे, मैंगनीज। तो क्या यूज करेंगे मैंगनीज के साथ, मैंगनेट। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या लगाया हुआ है बेटा, 8 लगाया हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर से। क्लियर है इतना सबको, कैसे नाम लिखना है। और O-2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो आयन। ठीक है, इट्स अ नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटा सेकंड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिसका कंसेप्ट हमारे पास टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप ऑफ लिगेंड्स। अब देखिए टाइप ऑफ लिगेंड्स में हमारे पास लिगेंड्स होते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, फिर आता है हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। सही बात है कि नहीं। कौन कौन से लिगेंड है हमारे पास, देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड डिपेंडिंग अपॉन देयर व्हाट, डेंटिसिटी। किसके बेसिस पे बेटा, डेंटिसिटी के बेसिस पे। अब आप बोलोगे मैम डेंटिसिटी, तो डेंटिसिटी नथिंग बट वी कैन से कि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है टू द मेटल, दैट इज व्हाट, डेंटिसिटी। सही बात है कि नहीं, मतलब वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दैट इज व्हाट, डेंटिसिटी। अगर एक एटम लेट सपोज अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो बाइडेंटेड है ना। एक और अब उसके पास 3-4 डोनेटिंग साइड्स कितनी है, बेसिकली जितनी उसके पास डोनेटिंग साइड्स है उतना ही उसकी क्या है बेटा, डेंटिसिटी। क्लियर है इतना। अब देखिए तो डेंटिसिटी के बेसिस पे भी है मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड है ना, मोनोडेंटेड, फिर आता है बाइडेंटेड, ऐसे ही ट्राइडेंटेड है ना, डेंटिस। फिर आते हैं हमारे पास एक और तरीके के लिगेंड, दैट इज व्हाट, एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना, ये देखा अपन ने। तो मोनोडेंटेड जिनकी डेंटिसिटी 1 है, बाइडेंटेड जिनकी डेंटिसिटी मतलब जिनके पास डोनेटिंग साइड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड्स है उनके पास उतनी उनकी डेंटिसिटी है। ठीक है, अब लेकिन इसने हमको क्या पूछा बेटा, एम्बिडेंटेड लिगेंड। नाउ व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डिफरेंट एटम एंड बोथ आर एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोला मैंने, 2 एटम होने चाहिए, डिफरेंट एटम होने चाहिए। ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए और दोनों से वो डोनेट करने के कैपेबल होना चाहिए, बट एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट करेगा तो उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्लियर है इतना। और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या क्या बेटा, देखो इधर हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगेंड के हैं NO2, इसी को हम लोग एक बार नाइट्रोजन इसमें डोनेटिंग साइड होगी, एक बार ऑक्सीजन। फिर हमारे पास होता है बेटा कौन, साइनाइड, इसमें भी क्या होगा, एक बार कार्बन डोनेटिंग साइड है, दूसरी बार नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद आता है CN- कर लेना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास बेटा नेक्स्ट HCN, HCN-, तो एक बार क्या करेगा, सल्फर डोनेटिंग साइड रहेगा और दूसरी बार क्या रहेगा अपना, नाइट्रोजन विल बी द डोनेटिंग साइड। और क्या ले सकता है बेटा, OHCN या OCN, इसमें भी क्या रहेगा बेटा, एक बार ऑक्सीजन रहेगा और दूसरी बार क्या रहेगा बेटा, नाइट्रोजन विल बी द डोनेटिंग साइड है ना। क्या रहेगा बेटा, नाइट्रोजन विल बी द डोनेटिंग साइड। क्लियर है इतना। उसके बाद कौन सा बचता है, HCN हो गया, NO2 हो गया, ये हो गया। दीज आर द सम व्हाट वी कैन से एम्बिडेंटेड लिगेंड, एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो अब देखिए इनमें से कौन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को। आप बोलोगे मैम हमें पता है NO2 है, HCN है, या क्या ये है, नहीं ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान में रखना। इट्स अ बाइडेंटेड, इट्स हैव 2 डेंटिसिटी, एक टाइम पे दोनों से डोनेट करता है ऑक्सा लिगेंड।
अमोनिया नो मोनोडेंटेड, साइनाइड यस, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन कितना आएगा इसका, हमारे सॉरी 3 ऑप्शन है इसका, कौन कौन से हो गए बेटा 3, NO2 रहेगा, HCN रह गया, ये हो गया, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, ये बाइडेंटेड रह गया, ये मोनोडेंटेड है, ये फ्लेक्सीडेंटेड है, ये क्या है हमारे पास मोनोडेंटेड है, ठीक है बेटा। तो डेंटिसिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस पे, क्वेश्चन है हमारे पास ये वर्नर्स थ्योरी पे, वर्नर्स थ्योरी। अब आप देखिए वर्नर्स थ्योरी में वर्नर ने क्या कहा, वर्नर ने कहा कि जो मेटल होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल्स होते हैं दे हैव 2 वैलेंसीज, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल्स हैव 2 वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो वो डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए, क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में, राइट। अब देखिए यहाँ पे फटाफट से, तो वर्नर ने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करेंगे, आएंगे अभी इस क्वेश्चन पे। वर्नर ने क्या कहा कि मेटल जो है उसके पास 2 तरीके की वैलेंसी होती है, पहले कौन सी प्राइमरी, दूसरी कौन सी है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल हैव 2 वैलेंसीज, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए इनके की पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए, है ना, क्या याद होनी चाहिए, की पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। पहला देखिए प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्या बोला मैंने, प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या था इसका, प्राइमरी वैलेंसी आज आयोनाइजेबल, whereas secondary valency are non ionizable, क्लियर है इतना। फिर क्या बोला था उन्होंने, हाँ ये 2 पॉइंट समझ में आते इतने। आयनिक प्राइमरी वैलेंसी डज नॉट associated with geometry of coordination compound। CC का मतलब है coordination compound, means primary valency does not affect the geometry or not associated with the geometry of coordination compound, whereas secondary valency क्या, it is associated with geometry of coordination compound। जैसे ही लेट्स सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, क्या बोला मैंने बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही लेट्स सपोज कितना है, 4 है, तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज एसोसिएटेड विद व्हाट, सेकेंडरी वैलेंसी एसोसिएटेड विद व्हाट ज्योमेट्री, ठीक है। ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये आयनाइजेबल होती है ना। और एक और पॉइंट यही साइड में लिख लो, दिस इज व्हाट डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल रहता है ये इन नेचर। डायरेक्शन है कि नहीं इसकी भाई, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो देयर इज अ डायरेक्शन, इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। आयोनाइजेबल है मतलब देयर इज आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन देम प्राइमरी वैलेंसी में। इतना क्लियर है कि नहीं मुझे बताइए, सबको इतना क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ इधर फटाफट से। अब देखो दे बेटा इसने क्या पूछा अपन से, इसने पूछा है कि टेल मी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। इसमें अब मैंने आपको क्या बोला था, प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का फटाफट से, इधर करते हैं कैलकुलेशन। देखो इधर कोबाल्ट दे रखा है तो इसको एक्स मान लिया अपन ने, है ना। अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 रहेगा इसका बेसिकली। इस पे प्लस, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज रहता है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज। कितना चार्ज बेटा, +2 चार्ज है। तो ऑब्वियसली इस -1 इज इक्वल्स टू क्या है 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया कोबाल्ट, कितने में बेटा +3, और +3 इज व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट। और
ऑक्सीजन स्टेट का मतलब क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। तो अब देखो, तो कोई ऑप्शन ये कट गया, कौन कौन से एलिमिनेट हो गए? फटाफट से एक ऑप्शन पे दोनों एलिमिनेट हो गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल से कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए ये क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 5। क्लोरीन भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 1, तो कितना हो गया ओवरऑल? 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, और क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या पूछी इसने पूछे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी इज द ऑक्सीजन स्टेट और सेकेंडरी इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? चलिए अब देखिए वर्नर थ्योरी में आगे जाके हम लोग देखते हैं कि ये जो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिनमें आयनाइजेशन पॉसिबल होता है या प्राइमरी वैलेंसी से एसोसिएटेड रिएक्शन रहती है, राइट? अब जो कोऑर्डिनेशन, देखिए हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, MlX, है ना? पॉजिटिव चार्ज है तो उधर इधर कुछ स्पीशीज रही होगी, है ना? अगर इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर कुछ स्पीशीज रहा होगा, सही बात है कि इधर कुछ रहा होगा, और न्यूट्रल है तो नॉर्मल अपना ऐसे रहता है। क्लियर है कि नहीं? ये हमें पता है। तो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? और जो बाहर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब इसके बाहर जो, अब हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डेफिनेशन से पता है यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनका अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये डिसोशिएट नहीं होते अपने आयंस में, लेकिन इसके बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो वो क्या आयनाइजेशन स्फीयर, तो ये डिसोशिएट होते हैं यार, ये आयनाइज होते हैं, पता है आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे वर्नर थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है? अब ये थोड़ा क्या है यार, इस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इसको थोड़ा फिजिकल का टच दिया है। क्या बोला बेटा मैंने? कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इसको क्या दिया? थोड़ा फिजिकल या मोल कंसेप्ट का थोड़ा टच दिया है इसको। अब देखिए कैसे, अब इसने बोला है कि 1 मोल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स विद द फार्मूला दिस, क्या दिया है फार्मूला देखो, MCl3.2n, ठीक है? इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई? AgNO3 से, और AgNO3 किसमें प्रेजेंट है बेटा? एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है मैम, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन करके क्या दे रहा है बेटा? 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है? मतलब AgCl दे रहा है, इसका कितना मोल दे रहा है? इसका भी 1 मोल था, ये एक्सिस में प्रेजेंट है, और इसका भी 1 मोल दिया है, ठीक है? समझ में आता है। उसके अलावा जो भी अपना साइड प्रोडक्ट बना होगा B, ठीक है? हमें नहीं पता क्या बना। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिगेंड L। देखिए क्वेश्चन थोड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी से, समझने का ट्राई कीजिए। हमें एक चीज पता है ना? और क्या पता है? देखिए हमें ये पता है कि हमने जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम AgNO3 से करवाते हैं, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgCl, जिसकी पीपीटी का कलर क्या होता है बेटा? एक व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है AgCl की, सही बात है कि नहीं? जब वो आयनाइज होकर AgCl का पीपीटी देता है, तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा बेटा? इसको समझने का ट्राई करना। ये चीज पता है हम लोगों को, ये चीज साइड में पता है ना? हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्गेनिक में। अब आप देखो, अभी तो देखिए इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है, और मैंने क्या बोला था? अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर Cl प्रेजेंट है तो दैट Cl इज नॉट आयनाइजेबल। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है दैट पर्टिकुलर Cl इज व्हाट? आयोनाइजेबल। इतना क्लियर है बेटा? ओनली दैट Cl इज व्हाट? आयोनाइजेबल। क्लियर है? अब देखो इधर, अब हम बोलेंगे कि यार अगर ये Cl आयोनाइज है और उसने पहले ही हिंट दे दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड का इसका अमाउंट 2 और एक Cl बाहर है, तो मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा MCl2 और दिस इज L2 और एक Cl ऐसे बाहर प्रेजेंट है। एक Cl बाहर है तभी तो वो आयनाइजेबल है, और वो आयनाइजेबल है तभी तो इसका 1 मोल बना। ये तो एक्सेस में है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि हाउ मच AgCl विल फॉर्म। अगर इसका 1 मोल है स्टोइकियोमेट्री से, तो इसका भी 1 मोल बनेगा बेटा, सही बात है कि नहीं? चलिए इसका 1 मोल बना, मतलब एक ही Cl बाहर है,
ठीक है। अब उसने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यार Cl तो मोनोडेंटेड है, तो ठीक है, इसकी वजह से 2 कंट्रीब्यूशन आ रहा है डेंसिटी में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्या करें, अभी 4 और चाहिए। तो क्या ये लिगेंड जो L प्रेजेंट है वो अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, बाइडेंटेड हो, क्या हो बेटा, बाइडेंटेड हो, तो क्या यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड 2 2 4, क्योंकि डेंसिटी 2 है तो 2 × 2 इज व्हाट 4, और 2 ये 6, तो क्या ऑक्टेनॉल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यस। तो उसने डेंसिटी पूछी है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसकी जगह क्या क्या आ सकता है, L कुड बी En, L कुड बी, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यू कैन नॉट टेक एनी मोनोडेंटेड लिगेंड, क्यों, मोनोडेंटेड के लिए फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए भाई। क्लियर है इतना? तो इस क्वेश्चन को हम, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे अप्रोच करना है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें बेटा, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट थ्योरी हमारी स्टार्ट है, विच इज व्हाट, एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ, थोड़ा एडजस्ट नहीं है ये, वेट, आई होप इट अब ठीक है, ताकि सॉल्व करने के लिए हम लोग को जगह मिले। थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको, एक मिनट दो बस, फिर ऑप्शन अपन देखेंगे तब देख लेंगे ना, ताकि सॉल्व करने के लिए टाइम रहे यार, सॉल्व करने के लिए जगह बची रहे। चलो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन है कि आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि यार मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो थ्योरी आती है दैट इज व्हाट, किस थ्योरी से हम लोग निकालते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, बीबीटी थ्योरी से। किससे निकालेंगे बेटा, बीबीटी थ्योरी से। ठीक है, अब देखो इधर चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। अब यार ये ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब हमें पता है कि बीबीटी ने ये बोला है कि जितने भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने हैं इनमें ऑब्वियसली जो मेटल जो है अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एंड देन उनके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगेंड के थ्रू डोनेट होते हैं। क्लियर है, ओवरलैप करते हैं आपस में। ठीक है, अब देखिए बीबीटी में और हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेटल जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड की स्ट्रेंथ पे वो क्या देते हैं हम लोग को, इनर कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं और आउटर कॉम्प्लेक्स भी दे रहे हैं। इनर कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, हमें पता है इनर कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, जब वो n-1 d ऑर्बिटल यूज करेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सही बात है कि नहीं, यही पढ़ा है अपन ने। और अगर वो n-d ऑर्बिटल यूज करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन देन इट विल बी व्हाट, आउटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स। इससे जो बनेगा इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इतना क्लियर है? तो बेसिकली बीबीटी ने क्या बोला, बीबीटी ने बोला कि ये जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी एक ज्योमेट्री होती है। मतलब बीबीटी ने बेसिकली हम लोग को दो चीजें बताई, पहला क्या, ज्योमेट्री किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, दूसरा क्या बताया उन्होंने, मैग्नेटिक कैरेक्टर किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दो चीजें बीबीटी ने बताई। ज्योमेट्री कैसे बताई उन्होंने, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट बेटा, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। उन्होंने बोला कि मेटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वेकेंट डी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स है या वेकेंट ऑर्बिटल्स वो अपने प्रोवाइड करवाता है, और वो ऑर्बिटल फिर हाइब्रिड होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिर लिगेंड आके क्या करते हैं, लिगेंड आके ओवरलैप करते हैं और उनमें अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। समझ में आती बात इतनी? ये किसने बताया, बीबीटी। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर क्या बताई, ज्योमेट्री बताई और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताया। क्लियर है इतना बीबीटी में? हाँ, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा मेटल अपने अगर n-d ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवा रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, so it will there will be a formation of what, there will be a formation of what बेटा, इनर कॉम्प्लेक्स। और अगर वो क्या n-d ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रहा है, n-d वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, देन इट विल बी व्हाट, आउटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतना? करते
है ना। अब ये इनर जो और जो आउटर कॉम्प्लेक्स है बेटा, क्या बोला मैंने, ये जो इनर जो आउटर कॉम्प्लेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। बट बीबीटी का ड्रॉबैक्स भी है कि वो कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे जिनके बारे में वो अच्छे से समझा नहीं पाए, उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं समझा पाए, तो देयर आर ड्रॉबैक्स ऑल्सो। उसके बाद में फिर क्या आती है, अपने सीएफटी आती है। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इतना हम लोग को पता चल गया कि हाँ ठीक है कि इनर कॉम्प्लेक्स है, आउटर कॉम्प्लेक्स है, ज्योमेट्री बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है बेटा, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, फॉर्मूला है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला n क्या है यहाँ पे, n इज व्हाट, हम लोग को पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट दिस। अब आप बोलोगे मैम ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कैसे, बेटा हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बीबीटी ने सिखाया हम लोग को, क्लियर है कैसे। अब देखो पहला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, पहला कॉम्प्लेक्स क्या है, पहला कॉम्प्लेक्स हम लोग को दिया हुआ है क्या, इधर देखिए कैलकुलेट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है 6 और चार्ज कितना है +3। तो हमें पता है कि यहाँ जो इस कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया है वो किस में प्रेजेंट है बेटा, किस में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है, +3 में प्रेजेंट है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आर्गन 3d3 प्रेजेंट है। इतना क्लियर है बेटा। चलिए अब देखो इसकी बीबीटी थोड़ा देखते हैं अपन। इसको थोड़ा यहाँ से हटाती हूँ ताकि स्पेस मिल सके हम लोग को, है ना। इसको थोड़ा मैं इधर रख देती हूँ 2 मिनट के लिए। अरे यार ये तो गायब भी हो जाएगा यहाँ से, लो चला ही गया, वैसे मैच करना पड़ेगा, है ना। चलो इसको देखते हैं एक बार, है ना। अब देखो इधर क्या करना है, यहाँ पे क्रोमियम देखा तो क्या ड्रॉ करिए आप। सबसे पहले यहाँ पे क्या है 3D ऑर्बिटल, है ना। क्या है बेटा 3D ऑर्बिटल, ऐसे ड्रॉ कर लो। 1 2 3 हो गए 5 3, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ठीक है हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉर्मूला भी इधर साइड में कर देते हैं अपन अभी, थोड़ा साइड में कर देते हैं इधर, इसको नीचे लेके इधर किधर रखें, इसको इधर रख देते हैं इधर के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे 4s है, यहाँ पे क्या बेटा 4p है, और यहाँ पे आपके क्या बेटा 1 2 3 हो गए 5, दिस इज व्हाट 4d। तो और ये क्या है बेटा 3d। अब देखो यहाँ पे ये वाले कौन सा बेटा n-1d ऑर्बिटल है, ये क्या है बेटा n-d ऑर्बिटल, समझ में आ रही बात। अब देखो हमारे पास लिगेंड कौन सा है, अमोनिया, ठीक है। क्या 3 इलेक्ट्रॉन के स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी, क्या कभी मैंने आपको बोला है या कभी आपने पढ़ा है कि अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, उस पर लिगेंड को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब D1 से D3 पे देयर इज नो इंपैक्ट कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ठीक है। तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखो इधर पेयरिंग होगी नहीं होगी, चलो अब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। तो ये क्या क्या अवेलेबल है इसके लिए बेटा, क्या अवेलेबल है इसके लिए, ये अवेलेबल है, इसके 2d अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। क्या हो गया ये D2sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सीख लो यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो फटाफट से। हाँ फॉर्मूला लेके आते हैं इधर, क्या फॉर्मूला था √n+2, ठीक है। रखो n की वैल्यू कितनी है 3, है ना, 3 आ गया। फिर 3 + 2 कितना आ रहा, 3 + 2 5, 5 × 3 15। तो √15 की वैल्यू कितनी होती बेटा, कितनी होती √15 की वैल्यू 3.87, है ना। इसको किससे मैच कर दे 3.87 से, मतलब इसका तो ये आ रहा है, फर्स्ट का ही आ गया, ठीक है। अब देखो अभी वो चला गया, वरना तो मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सिखाती, बट चलो आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। पहले का क्लियर है बेटा सबको, हाँ आगे चले, इसको मिटा दूं, स्पेस आगे कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन चला जाएगा ना, इसलिए मैंने वो नहीं करा है, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है, चलो अच्छा ही है चला गया, तो आप लोग को एक एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा। अब देखो निकल कितने में यहाँ पे Ni+2 में है, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है AR3D
8, यही रहेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Cl, Cl क्या है बेटा? Cl इज व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड। चलो इसका भी सेम ड्रॉ करो, यहाँ पे पहले 3D ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 हो गए 3D। फिर क्या ड्रॉ करोगे? 4s। फिर क्या ड्रॉ करोगे? 4p। फिर क्या ड्रॉ करोगे? 1 2 3 4 5 हो गए 5 3, हाँ नहीं यार तो 6 दिख रहे मेरे को। एक तो बोर्ड इतना पास में रहता है ना कि 5 का 6 6 का 5 दिखने लग जाता है। 3, हाँ 5 हो गए, ये 4d। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिल कर दो फटाफट से। अब हाँ, फिल करने से पहले तो कौन सा फील्ड लिगेंड है ये? लिगेंड देखिए, इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4। मतलब या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। चलो फिल करो। कोऑर्डिनेशन नंबर है, वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड में देयर इज नो पेयरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। क्लियर है? पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या अवेलेबल है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ? यही बनेगा, व्हिच इज व्हाट? sp3। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp3। ज्योमेट्री क्या रह जाएगी? टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? फटाफट से बताओ। आप बोलोगे मैम 2 अनपेयर्ड है, तो फटाफट से फॉर्मूला पुट करो। कितना है? रूट 2 2 प्लस 2 कितना आएगा? 4 रूट 8। क्या है बेटा? रूट 8। तो रूट 8 की वैल्यू कितनी होगी? रूट 8 की वैल्यू होती है अपनी 2.8। कहाँ दिख रहा है? 2.8। कलर चेंज करती हूँ मैं। कितना दिख रहा है? 2.8। तो इसका ये हो गया। अब क्या रह गया अपने पास? ये रह गया कोबाल्ट वाला और एक ये वाला। कोबाल्ट वाला करते हैं, बता दो उसको। यहाँ से एक एक चीज आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है? कोबाल्ट वाले करते हैं। कोबाल्ट F6 और -3। तो मैं पता है कोबाल्ट किसमें? यहाँ पे +3 में। कोबाल्ट किसमें बेटा? यहाँ पे +3 में। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar3d6 यही होगा। फिर से ड्रॉ कर लो इसके लिए वही। तो यहाँ चल भाई 3D ड्रॉ करो। 1 2 3 5 है ना, ज्यादा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं इधर से। अब ठीक है, तो दिस इज व्हाट 3D। फिर क्या आएगा बेटा? 4s। फिर क्या आएगा बेटा? ये 4p। फिर क्या आएगा? 4d। सेम प्रोसेस 3 5, हाँ 4d सेम प्रोसेस। अब देखो इधर कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, कोबाल्ट +3 है और लिगेंड कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड। क्या पेयरिंग करवाएगा? नहीं। कोबाल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। 1 2 3 4 5 6। और तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका? हाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये होगा हाइब्रिडेशन, जिस व्हाट? sp3d2। और ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आउटर। समझ में? इनर इनर थोड़ी यूज करो, इनर नहीं यूज, आउटर यूज करें। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को दिख रहे हैं 1 2 3 4 4 है। चलो 4 के हिसाब से बताओ फटाफट से कितना आएगा? क्या आ रहा है अपने पास? सीधा सीधे देखने को लग रहा है, 0 तो है नहीं, उसका कितना चला जाएगा? दिस वन। अब इसको करने की जरूरत है क्या? 0 दिख रहा है सीधा सीधे, 0 दिख रहा है सीधा सीधे, लेकिन 0 सीधा सीधा करना नहीं है बेटा, अपन को समझ लेते हैं ना, ताकि मेन एग्जाम में दिक्कत ना आए। इतना क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ? चलो ये भी देख लेते लास्ट में। क्या दे रखा बेटा? Ni है ना, और निकल का किस में? इसमें +2 में। मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d 3d8 हो गया। समझ में आती है बेटा क्या हो गया? 3d8। तो इसका पहले d लिखो। 1 2 3 5 3 5 4s 4p 1 2 3 5 4d 4p 4s 3d। चलिए अगेन साइनाइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। लेकिन हमें पता है कि साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग करवाएगा ये, तो करवाओ 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 हो गए, पेयरिंग करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अब अपने पास देखिए ये वाला डी ऑर्बिटल यूज करेगा ये, है ना, और 4 है तो 1 2 3 4, तो क्या बनेगा? DsP2। और जब भी DsP2 हाइब्रिडेशन आता है तो दिस इज व्हाट बेटा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सही बात है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। इज देयर एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नो, आंसर विल बी 0।
So this is your correct answer for this particular question. चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा वर्नर थ्योरी से ही है. किससे बेटा? वर्नर थ्योरी से. ये सब अभी तक आपको 2020 बहुत सारे एकदम n नंबर ऑफ क्वेश्चन आए और बहुत ही इजी से क्वेश्चन आए बेटा. ठीक है, चलिए करिए. An octahedral complex with the formula this reaction with AgNO3 gives 2 moles of AgNO3. Consider the oxidation state of this in this. Easy, बहुत easy, इतना easy. देखिए इधर क्या बोल रखा है कि ये तो कोई कॉम्प्लेक्स है और Cl दे रखा है 3 और N फिर NH3 दे रखा और ये बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन आप AgNO3 से करवाओ. ठीक है बेटा, AgNO3 से करवा दी. अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 2 मोल का दे रहा है AgCl. तो हमने अभी भी पढ़ा है कि यार 2 Cl जब बाहर रहेंगे तभी ये पॉसिबल है. क्या बोला मैंने? जब 2 Cl बाहर रहेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है. 2 Cl बाहर हो गए. चलो अब उसने क्या बोला, इतना तो दे रखा है, n की वैल्यू बता दो. ये बता दो कॉम्प्लेक्स क्या बोला उसने, हिंट ये ड्रॉप करा अगले में. कॉम्प्लेक्स क्या बोला? ऑक्टेट. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6. ये मोनोडेंटेड है तो एक ये हो गया. तो ये कितने रहेंगे बेटा? n की वैल्यू कितने है? 5. अब उसने बोला x की वैल्यू बता दो. अब x क्या बोला उसने? x बोला उसने ऑक्सीडेशन स्टेट. निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट यार, इतना इजी है. लिखो x, ये तो 0 कंट्रीब्यूट करता है, -1 इज इक्वल टू चार्ज कितना आएगा इस पे? +2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3. तो 3 और 5 कितने होते हैं? 8. समझ में आई बात यहां तक? 3 और 5 कितने बेटा? 8. चलें आगे, चलिए इजी करा. फिर वही सेम क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे बेस है ये क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड है तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा एक बार. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन पे आ गया. फिर से हाइब्रिडाइजेशन. तो जैसे अपन ने भी बीबीटी यूज करके वैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालना है. जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब ये देखो कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी. अब सारी चीजें पेपर में निकालने की नहीं होती. आपको पता होना चाहिए कि प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या बनाते हैं, ऑलवेज प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स आपको स्क्वायर प्लेनर मिलते हैं. तो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है. ये तो याद रखना अपन को. फिर तो ये तो नहीं हो सकता है ना. फिर आप देखिए D2sp3 है ना, D2sp3 मतलब इनर कॉम्प्लेक्स बोला है. तो पहले वाला लग रहा है क्या, देखना कोबाल्ट +3 मतलब क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन Ar3D6. ठीक है, तो इसको करके देख लो यार, अभी आ जाएगा. वैसे आप इतनी प्रैक्टिस करिए एग्जाम तक कि आपको एकदम पूरा. और अमोनिया कितना दे रखा है? अमोनिया 6 है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है. अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो अगेन पेयरिंग हो जाएगी 2 2 4 2 6, 2 वेकेंट है ये इधर और ये इतना. तो ये कितना हो गया? D2sp3. ये आई गेस पहला ही हो जाएगा. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. BF3 का हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लो, केमिकल बॉन्डिंग में जो पढ़ा था. कैसे निकालते हैं? सेंट्रल एटम क्या है? 7 प्लस यूनिवैलेंट स्पीशीज कितनी है? 5. देयर इज नो चार्ज, डिवाइड बाय 2. आंसर कितना आएगा? कितना आ रहा है ये? 7 + 5 कितने होते हैं? 7 + 5 कितने होते हैं बेटा? 12. तो ये हो गया कितना? 6 के आसपास. तो ये कितना हो जाएगा? sp3 3 4 sp3d2 हो गया ये. ठीक है, फिर ऑक्टेडल तो है नहीं, लेकिन देखो इन कॉम्प्लेक्स के बारे में वी कैन नॉट कमेंट कि इनर है कि आउटर है, हमें इसका पता है. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स वही हम लोग का सेम क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. निकाल लेते हैं. अभी क्या दिक्कत है, फॉर्मूला तो पता ही है. फॉर्मूला क्या है? √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आयरन का है. कितना चार्ज है? अब इसका पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखो. देखो इधर आयरन X. कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल लिगेंड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड. चलो ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है. तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 4 × 0. लेकिन C2 ऑक्सीजन लिगेंड पे कितना चार्ज होता है? -2. कितने हैं? एक ही है तो -2 लिख दो. कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितना है? +1. तो X इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कोबाल्ट यहाँ पे किसमें है? सॉरी आयरन यहाँ पे कितने में है? +3 में. आयरन +3 का मतलब कितना होता है बेटा? आर्गन. और क्या लिखा है? आयरन +3, जल्दी बताओ. है ना, ये आयरन का है ना. हाँ, आयरन +3 में आ रहा है ना. तो 3 चले गए तो कितना बचेगा? 3D 5 बचेगा. चलिए अब देखिए आप 5 बचा है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो. पेयरिंग करवाओ.
कैसे करवाते पेयरिंग, ये इतना क्लियर होगा सबको। चलो इसको एक काम करते साइड में रखते हैं, ऊपर साइड में रखो, इसको पेयरिंग करवाओ। लिखो 3 5, ये S ये P और ये D, पेयरिंग करवा दो। 1 2 है ना, 3 4 5 पेयरिंग हो गई इसकी। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा बेटा, बचा ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 4 और 1 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा अपने पास, है ना। ये पेयरिंग करवाने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा 1.73। फॉर्मूला लगा लो ना यार, 1 1 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी √3 आएगा ना, तो √3 का कितना होता है 1.73। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्पिन फ्री और स्पिन क्या बोल रखा है, स्पिन फ्री पूछ रखा है और इनर पूछ रखा है, ये बता सकते हैं अपन, बिल्कुल बता सकते हैं। स्पिन फ्री का मतलब जहां पेयरिंग नहीं हुई है, इनर आउटर का मतलब मैंने आप लोग को अभी बताया। चलो सेम कॉम्प्लेक्स दे रखा, कौन कौन से दे रखा है, कोबाल्ट +3 अमोनिया का अभी भी करा अपन ने, अभी भी करा है। नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज पे करा है, कोबाल्ट का करा था ना यार, कहीं तो करा था, ये करा था, है ना। तो पेयरिंग है, पेयरिंग है, और कौन से ऑर्बिटल यूज करे उसने, इनर ऑर्बिटल यूज करे। इसका हाइब्रिडेशन क्या था, D D2sp3। तो ऑब्वियसली ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, क्वेश्चन कहां गया, हाँ ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, कोबाल्ट अमोनिया 6+3, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, D2sp3, विच इज व्हाट, स्पिन फ्री, सॉरी स्पिन फ्री तो नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, ये इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स है, हाँ इनर कॉम्प्लेक्स है। तो देख लो इनर कॉम्प्लेक्स आ रहा है के पास, आउटर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन रॉन्ग, इनर कॉम्प्लेक्स हाँ हो सकता है, स्पिन फ्री है नहीं, स्पिन पैड है हो सकता है। चलो अब दूसरे वाले में चेक करो, कोबाल्ट COF6-3, अभी अभी देखा था अपन ने, इसमें क्या होते हैं, पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4, है ना। तो ये आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे अपन ने क्या पेयरिंग करवाई थी, स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी तो ये क्या हो गया, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। तो इसका देखो ये क्या है, स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स है, नहीं ये क्या है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट बेटा, करेक्ट ऑप्शन विल बी स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, एज इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इट इज वीक फील्ड लिगेंड। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन वही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसको भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, है ना। आओ इधर, सबसे पहले क्या दे रखा है इसको देखते हैं। NiCl4 तो अभी भी करा था यार अपन ने, NiCl4-2, क्या यहाँ पेयरिंग होगी, पहले बात तो निकल किसमें है 3D8, और Cl क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में क्या पेयरिंग होती है, नहीं होती है। तो 3D8 है, तो 3D8 में अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 ये 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो कौन कौन सा हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये तो हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, बोथ आर डायमैग्नेटिक, ये भी हटा दिया है, तो बचा कौन, ये दोनों। अब ऑप्शन अगर एलिमिनेशन, अगर एक और ऑप्शन थोड़ा ढंग का देता तो एलिमिनेशन कर लेते, लेकिन इसने क्या दे दिया, बोथ आर पैरामैग्नेटिक। अब क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे वाले को भी। चलो दूसरे वाले को देखो क्या दे रखा बेटा, NiCO4, क्या निकल पे यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो निकल में ऑब्वियसली क्या रहेगा आपका, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, ये हुआ यहाँ पे, इसको इधर रख दो। CO इज व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो पेयरिंग करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा पेयरिंग। अब ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोई चार्ज नहीं है तो 3D8 और 4s2, तो ये पेयरिंग करवा के क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए क्या, 3 5, हाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 9 10, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा, ये पेयरिंग करवा देगा। जब पेयरिंग हो जाएगी तो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन 4 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतना सबको। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर आता अपना CFT, क्या आता बेटा, CFT। देखिए तो CFT में हम लोग को देखना है इधर, अभी CFT का पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ना, 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए फटाफट से देखते हैं।
पहले एक CFT का क्वेश्चन ही देख लेते हैं, बस 1 मिनट दो मेरे को, व्हाइट कलर बहुत तो वैसा करता है ना। पहले एक CFT का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से बेटा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है ना, चलो ठीक है CFT, ओ चलो फटाफट से देखो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT ऑब्वियसली VBT के बाद है, क्योंकि VBT हैव सम ड्रॉबैक्स, और ड्रॉबैक्स क्यों है, CFT आने के बाद उसके ड्रॉबैक्स है, वो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं एक्सप्लेन करता है, तो उस अब कब कौन एक्सप्लेन करता है, CFT में मेन मुद्दा ये बोल रहा है कि VBT ने जो बोला है ना कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये बोल रहा है देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल और लिगेंड, और बट वी कैन से देयर इज नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिर्फ ये बोल रहा है देयर इज आयोनिक इंटरेक्शन, क्या बेटा, आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन ये BL, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि भाई देखिए कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, कोई यहाँ पे ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे बेसिकली मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, एक आयनिक इंटरेक्शन है, या फिर हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंटरकोलम्बिक इंटरेक्शन है, बेटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, और उसने लिगेंड को क्या माना है, लिगेंड इज व्हाट, पॉइंट चार्ज, क्या माना बेटा, पॉइंट चार्ज माना। अब ये बोल रहा है जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करते हैं, है ना, तो अगर वो सिमेट्रिक वे में अप्रोच करते हैं तो मेटल के जो, और इसने बेसिकली किस पे फोकस कर रहा है, इसने सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल्स पे फोकस करा है, d ऑर्बिटल्स पे फोकस करा, उनकी स्प्लिटिंग पे फोकस करा है, इतना बड़ा अपन ने। तो इसने ये बोला है कि जब मेटल हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है और अगर इसको स्फेरिकल मैनर में चारों तरफ से लिगेंड स्फेरिकल मैनर में अगर उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो जो मेटल के d ऑर्बिटल है, मेटल के 5 होगा, मेटल के d ऑर्बिटल, और ये d ऑर्बिटल कैसे हैं, डीजेनरेट, मेटल के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, जब वो मेटल जो लिगेंड जो है मेटल को जब एक सिमेट्रिक वे में अप्रोच करता है, जिसको हम लोग फार इंटरेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फार इंटरेक्शन बोलते हैं, तो फार इंटरेक्शन में ऑब्वियसली सिमेट्रिकल रूप से अप्रोच करेंगे, तो सिमेट्रिकल अप्रोच करेंगे तो मेटल के जो डी जनरेट 5 ऑर्बिटल्स है वो क्या होता है, एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बस लेवल अप हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है उनकी, लेवल अप हो जाती है, ठीक है। फिर जब मेटल नियर फील्ड लगता है, नियर क्रिस्टल फील्ड अप्रोच, जब मेटल को लिगेंड बहुत पास से अप्रोच करते हैं, तो वो फिर डिसाइड करते हैं उसकी ज्योमेट्री, कि वो उसको ऑक्टाहेड्रल मैनर में अप्रोच कर रहे हैं, कि उसको टेट्राहेड्रल मैनर में अप्रोच कर रहे हैं, कि उसको स्क्वायर प्लेनर मैनर में अप्रोच कर रहे हैं, उससे नियर क्रिस्टल फील्ड से उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। पर फार क्रिस्टल फील्ड कुछ नहीं करता, बस जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी को थोड़ा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब वो फिर उसको और अप्रोच करते हैं, वो नियर क्रिस्टल फील्ड जब अप्रोच करते हैं, तो वो क्या करता है, आपके डी ऑर्बिटल्स की जो कि डीजेनरेट है उनकी क्या करवाता है, स्प्लिटिंग करवाता है। स्प्लिटिंग करवाने से क्या होती है, डीजेनरेसिस की लूज होती है। क्लियर है, तो सीधा सीधा समझो उसने क्या बोला है यहाँ पे कि CFT के अकॉर्डिंग कौन सा इंटरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंटरेक्शन है, कोलम्बिक, या फिर हम लोग बोलते हैं आयोनिक इंटरेक्शन इज देयर। क्या बेटा, आयोनिक इंटरेक्शन, क्या है बेटा, आयोनिक इंटरेक्शन, किसके बीच में, मेटल एंड लिगेंड के बीच में। दूसरा उसने क्या बोला बेटा कि 5 मेटल जो है लिगेंड का जो अप्रोच है, अप्रोच टूवर्ड्स मेटल आयन, वो 2 तरीके के होता है। पहला है फार क्रिस्टल फील्ड, दूसरा क्या है, नियर क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। फार क्रिस्टल फील्ड से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन होता है। क्या होता है बेटा, फार क्रिस्टल फील्ड से क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ डीजेनरेट 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, जो 5 ये डीजेनरेट मेटल के जो ये 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, उनका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेशन होता है जब लिगेंड उनको
सिमेट्रिक मैनर में या फार क्रिस्टल फील्ड से अप्रोच करता है। ठीक है, जब लिगेंड मेटल को नियर क्रिस्टल फील्ड से अप्रोच करता है तो ये क्या डिसाइड करता है, इससे क्या होता है, देयर इज ए स्प्लिटिंग। क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और स्प्लिटिंग होने की वजह से क्या होता है बेटा, डीजेनरेसी क्या होती है बेटा, डीजेनरेसी क्या होती है बेटा, रिमूव। क्या होती है बेटा, डीजेनरेसी रिमूव होती है। इवन एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है क्या, कि सीएफटी में फार क्रिस्टल फील्ड डिसाइड करता है मेटल की ज्योमेट्री की नियर क्रिस्टल फील्ड, या स्प्लिटिंग किसमें होती है, नियर में कि फार में। तो आपको ध्यान में रखना है स्प्लिटिंग कहां होती है बेटा, नियर क्रिस्टल। फार क्रिस्टल फील्ड में सिर्फ और सिर्फ देयर इज एक्साइटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट्स इट। स्प्लिटिंग होने से डीजेनरेसी क्या होती है, रिमूव होती है। जिन लोगों को नहीं पता डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी का मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ऐसे अगर आपके पास जैसे पांच डी ऑर्बिटल है यहाँ पे, इनकी अगर एनर्जी सेम है, जिनकी एनर्जी आपस में सेम होती है, दैट इज व्हाट, डीजेनरेसी। अब जैसे ही नियर क्रिस्टल फील्ड अप्रोच करता है तो ये स्प्लिट होते हैं डी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं बेटा, स्प्लिट होते हैं। तो डीजेनरेसी क्या होगी, रिमूव होगी। सही बात है कि? चलिए अब हमें क्या देखनी है बेटा, स्प्लिटिंग। क्या देखनी है बेटा, स्प्लिटिंग। फटाफट से देखो क्या देखनी है बेटा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग देखनी है। अब स्प्लिटिंग में देखो फटाफट से, स्प्लिटिंग जो है वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब अगर बोल सकते हैं कि अगर वो उसको टेट्राहेड्रल मैनर में अप्रोच कर रहा है लिगेंड, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा है, कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अब हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या देखनी बेटा, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या देखनी बेटा, स्प्लिटिंग देखनी। देखिए स्प्लिटिंग मैं आप फटाफट बनाती हूँ। देखिए टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग बनाना सबसे पहले, ये आपके डी ऑर्बिटल्स है ना। यहां पे पहले ऑब्वियसली इनकी एनर्जी कम थी, है ना, दिस इज व्हाट, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। एक मिनट, डी, ये डी ऑर्बिटल है बेटा। क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल। ये क्या है आपके, एक्साइटेड डी ऑर्बिटल। ध्यान में रखना, डीजेनरेसी मेंटेन है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जैसा कि हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, कितने तरीके होते हैं, dxy, dyz, dxz। कौन सा रहेगा, xz रहेगा ना, xz। और नीचे क्या रहेगा बेटा, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। टी का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट। तीन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपली डीजेनरेट। क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपली डीजेनरेट। और यहाँ पे दो ऑर्बिटल है तो डबली डीजेनरेट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। ये यहाँ पे क्या है बेटा, सेंटर है, बैरी सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैरी सेंटर, है ना। अब आप देखिए जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है इसमें। इसको मैं थोड़ा देर साइड में रखती हूँ, ऊपर रखती हूँ इसके, ठीक है। अब देखिए जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, ऊपर कितना होता है, +0.4 डेल्टा टी और इधर -0.6 डेल्टा टी। और आप क्या लिख सकते हो, 0.4 dq, जैसे कि हमने पढ़ा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, और 6 dq। ये सिर्फ यूनिट कन्वर्जन सॉर्ट ऑफ है। डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे डेल्टा टी अपन ने पढ़ा है, क्या होता है डेल्टा टी, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब टेट्राहेड्रल में है तो मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसका है बेटा, टेट्राहेड्रल का। समझ में आती है बात इतनी। फिर देखिए इसके बाद ऑक्टाहेड्रल का कैसा रहेगा। ऑक्टाहेड्रल में कुछ चेंज नहीं रहता है, सेम रहता है। बस चेंज कहाँ आता है बेटा, चेंज कहाँ आता है कि ऊपर क्या चला जाता है, ऊपर क्या चला जाता है बेटा, ई चला जाता है। और नीचे क्या रहता है बेटा, तो इसको क्या लिखते हैं, T2G। क्या लिखते हैं बेटा, T2G। इसको क्या लिखेंगे, EG। ई स्टैंड फॉर वही डबली डीजेनरेट, टी स्टैंड फॉर ट्रिपली डीजेनरेट। सेम रहता है, इसमें कोई चेंज एज सच नहीं है। आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बना ही लो। देयर इज नो इश्यू विद दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। ये टेट्रा, ये किसका है बेटा,
ये ऑक्टाहेड्रल का है, ऊपर वाला टेट्राहेड्रल का था। मैम ये इजी क्या है? इजी बेटा सिमेट्री के बेसिस पे लगाते हैं, जीरेट और अनजीरेट। जीरेट मतलब सिमेट्री के लिए, एमओटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जीरेट और अनजीरेट, समझ में आती है बातें? जीरेट का मतलब जहां सिमेट्री होती है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है? सिमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल में सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, चलिए अब देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेसिस पे। अब ये अगेन ये क्या है बेटा? बेरी सेंटर है, निकालो लगाओ बेरी सेंटर। ये थोड़ा हो गया वैसे, पर ध्यान में रखना ऊपर कितना रहेगा इसका? +0.6 डेल्टा ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे कितना रहेगा बेटा? 0.4 -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा अगेन अभी बताया है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए। और 6 क्या लिख सकते हैं? 6 DQ लिख लो। इसको क्या लिख देंगे बेटा? क्या लिखेंगे? -4 DQ लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है इतना? चलिए डेल्टा ओ क्या है बेटा? अगेन स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें? ऑक्टाहेड्रल में क्या है बेटा? स्प्लिटिंग एनर्जी। इतना क्लियर है बेटा सबको? चलिए इतना क्लियर है सबको? इट्स क्लियर टू एवरीवन, है ना? क्लियर है इतना? चलो अब देखिए फिर हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है बेटा? CFSE का। CFSE नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है बेटा? तो अभी क्या पढ़ना है अपन को बेटा? CFSE। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना? CFSE। अब देखो CFSE होती क्या है? CFSE इज नथिंग बट वी कैन से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोल रहा बेटा मैंने? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब दिस इज द एनर्जी रिलीज व्हेन क्रिस्टल इज ड्यूरिंग, जब क्रिस्टल आपका फॉर्म होता है, जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है आपका, बेसिकली जो भी हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल बनाओ या टेट्राहेड्रल बनाओ, है ना, जो भी कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हो रहा है उसके ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज व्हाट बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, और उतना ही स्टेबल क्या बनेगा बेटा? आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट? तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इज व्हाट? होती क्या है? दिस इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहली बात आपको ध्यान में रखना है बेटा, इट्स रिलीज एनर्जी। क्या बोला बेटा? इट्स रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग ये बोलेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट बोलेंगे कि एज दी CFSE increases thermal stability of complex increases। जैसे जैसे आपके कॉम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स को थर्मल स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? CFSE क्या है? अब देखिए एक और पॉइंट जो अपन को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, CFSE is it can be negative, it can be zero, but it cannot be पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी। पॉजिटिव होगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी और स्टेबिलिटी फिर डिक्रीज होगी। एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, समझ रही है बात? लेकिन अगर एनर्जी देनी पड़ जाए उसको तो फिर वो आपके कॉम्प्लेक्स को क्या बनाएगा? अनस्टेबल बनाएगा। समझ में आती कि नहीं आती? तो CFSE कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, जीरो हो सकती है किसी देखेंगे हम लोग, लेकिन पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं हम लोग CFSE का दोनों केसेस में। इधर मैं लिखती हूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का फॉर्मूला, है ना, और इधर मैं लिखती हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का फॉर्मूला। हम लोगों ने अभी स्प्लिटिंग तो देखी थी, ऑक्टाहेड्रल की भी देखी थी और टेट्राहेड्रल की भी देखी थी, सही बेटा? अब देखो फॉर्मूला देखो CFSE का दोनों में क्या होता है। CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है? अब सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैं आपको क्या बताती हूँ,
स्प्लिटिंग वाला देखते हैं अपन। कहाँ गया ऑक्टाहेड्रल का, यही था, यही था ऑक्टाहेड्रल का। तो अगर इसकी सीएफएसी निकालना चाहूं तो क्या आएगा सीएफएसी का फॉर्मूला, देखिए इधर सबसे पहले आप ये लिखो -0.4 है ना, और क्या लिखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, n is what, number of electron in T2G, plus 0.6 n Eg, this is what beta, number of electron in Eg orbital, plus mp। आप बोलोगे मैम p और m क्या है यहाँ पे, p is what, p is the pairing energy, क्या बेटा, pairing energy, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं फटाफट से, इधर इधर लेके आते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, दिस इज व्हाट -0.4 n T2G है ना, और फिर क्या था, प्लस 0.6 n Eg, then plus mp, this is the formula for CFSE। p again pairing energy। अब टेट्राहेड्रल के लिए फॉर्मूला क्या है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग देखो फटाफट से, व्हाट इज द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के लिए प्लस में 0.4 डेल्टा टी था, और यहाँ पे ये, ठीक है, क्लियर है इतना, इसका ध्यान में, ये डेल्टा ओ लगा हुआ है बेटा यहाँ पे, है ना, ये ध्यान में। इधर आओ, इसके लिए सीएफएसी क्या होगी टेट्राहेड्रल के लिए, सिंपल वही क्या 0.6, नीचे क्या था उसमें T2G नीचे था, सही बात है, इसमें क्या होगा, कौन नीचे होगा, Eg, एंड अब G नहीं लगाना है यहाँ पे, करेक्ट, देन प्लस 0.4, ऊपर क्या है इस बेटे में T2, क्लियर है इतना, और टेट्राहेड्रल है तो dt लगा देंगे। अब आप बोलोगे मैम इसमें आपने mp क्यों नहीं लिखा, देखिए क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देयर विल बी नो पैरिंग एनर्जी, पैरिंग एनर्जी की वहां पैरिंग एनर्जी होती नहीं, अभी देखेंगे अपन, इतना क्लियर है। ये फॉर्मूला पढ़ते अपन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में, यहाँ पे p क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे m क्या है, मैं लिख देती हूँ साइड में, m इज नथिंग बट वी कैन से नंबर ऑफ paired electron in splitted d orbital minus number of paired electron in unsplitted d orbital, ठीक है, दिस इज योर m, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से बेटा, सीएफएसी के, इसका और इसका, दोनों का। अब आप देखिए हमें ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नोट करके लिखती हूँ, है ना, फटाफट से नोट करके लिखते हैं, इन या फिर लिखते नोट करके, टेट्राहेड्रल complexes are always high spin complex, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पता है, बिकॉज इनमें क्या होता है, पैरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, पैरिंग एनर्जी काफी ज्यादा कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, क्लियर है इतना। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट, octahedral complexes are high spin भी हो सकते हैं, octahedral complexes can be high spin or low spin depending upon the ligand field strength, लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और इसमें दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या पॉसिबल, जब आपकी पैरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, पहला केस। दूसरा क्या होता है, जब आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है पैरिंग एनर्जी से, क्लियर है। अब देखिए ये आपको ध्यान में रखना बेटा,
अब देखिए इधर पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो पाएगी क्या, नहीं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। दीज कॉम्प्लेक्स आर व्हाट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला बेटा, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्लियर है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी काफी ज्यादा होगी। फिर अब ऑब्वियसली किस केस में प्रेजेंट, जब कहां पेयरिंग नहीं होती, कहां पेयरिंग नहीं होती, ऑब्वियसली वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में पेयरिंग नहीं होती। यहां देखिए ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ऑब्वियसली यहां पे क्या होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, पेयरिंग, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, तो इससे बड़े पेयरिंग ही करवा दो, है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो दे आर व्हाट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और कब होता है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होता है, वीक फील्ड और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो आपके लिगेंड्स के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें कभी पेयरिंग करवानी अपन को है नहीं, वो लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग है वीक है, ऑलवेज उसमें क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, वन इज व्हाट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अनदर वन इज व्हाट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हेयरएज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आर दोस कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं हो पा रही है, पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज व्हाट, किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड की स्ट्रेंथ, क्लियर है इतना। तो अब देखिए यहां से आप CFA निकाल सकते हो by using this and this particular formula, you can calculate for tetrahedral and octahedral CFA से निकाल सकते हो। दूसरा another important concept जो इसमें आता है CFSE में ही, that is what, splitting energy पे, क्या बेटा, splitting energy पे, डेल्टा पे। एक्चुअली अब हमें देखना है कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, स्प्लिटिंग एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी जो है बेसिकली डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो डिपेंड करती है 3-4 फैक्टर पे, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, अब किस किस चीज पे डिपेंड करती है, पहला फैक्टर लिखती हूँ मैं, पहला फैक्टर नेचर ऑफ मेटल, पढ़ रखा हम लोगों ने। सेकंड जो है नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ये इन तीनों फैक्टर पे कैसे डिपेंड करती है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा आप ध्यान में रखो, है ना, हम क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो फटाफट लिखवा देते हैं। डेल्टा, जितना ज्यादा मेटल का साइज छोटा होगा, या हम लोग सीधे बोलते हैं कि मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी, पहला पॉइंट। नेचर ऑफ मेटल में अगर 5D सीरीज की है, 4D सीरीज की है और 3D सीरीज की है, तो ऑब्वियसली डेल्टा कहाँ ज्यादा होगा, ये डेल्टा का ऑर्डर लिख दिया मैंने, डेल्टा का ऑर्डर आपका, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा डेल्टा किस में होगा, 5D में, फिर 4D में, फिर 3D में। फिर थर्ड फैक्टर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, है ना, तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अगर आपका लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियसली उसका डेल्टा भी क्या होगा, उतनी ज्यादा वो क्या करवाएगा बेटा, स्प्लिटिंग करवाए। क्लियर है इतना, चलिए इतना क्लियर है सबको। अब देखिए फिलिंग का, देखिए फिलिंग का थोड़ा देख लेते हैं आप लोग को, इधर लेके आओ फटाफट से, कहाँ गया, हाँ ये। अब जैसा कि मैंने बोला ये ऑक्टाहेड्रल का है, राइट, T2 जो ऊपर है, तो इनमें जो नंबरिंग होती है वो कैसे होती है, नंबरिंग मतलब आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, तो ध्यान में रखना क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होती है, तो आप ऐसे फिल करते हो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 आता है, फिर यहाँ पे 7 आता है, फिर यहाँ पे 8 आता है, फिर यहाँ पे 9 आता है, फिर यहाँ पे 10 आता है, ऐसे फिलिंग होती है इसमें, ठीक है, पहले ही नीचे पेयरिंग नहीं करवा देते। बट इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे दो केस है हमारे पास, पहला कौन सा है, जहां पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है वहां पेयरिंग नहीं करवानी है, वहां अभी कैसे फिल करना है, वहां पे अगेन वैसे फिल करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे फिल करना है, फिर उसके बाद में 6 7 8
9 10। कब? जब हमारे पास पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हो डेल्टा ओ से। लेकिन अगर आपका डेल्टा ओ काफी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो फिर आप क्या करवा दो बेटा, तो आप पेयरिंग करवा दो। कैसे? 1 2 3 फिर इधर ही 4 लिख दोगे, 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे कर। क्लियर है इतना? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक और क्वेश्चन, हम लोग को पता है लिगेंड की स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं फटाफट से, क्या ऑर्डर रहता है लिगेंड की स्ट्रेंथ का, है ना। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ देखिए, सबसे पहले आता है आयोडीन। अब देखिए, अब कुछ बच्चों को ना थोड़ा याद करने में दिक्कत आती है इस सीरीज को, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मल एक ट्रेंड याद करो। सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस के बाद में कौन आता है? हैलोजेंस के बाद में कौन आता है बेटा? हैलोजेंस के बाद में होता है ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर। फिर कौन आता है बेटा? फिर आता है नाइट्रोजन डोनर। कौन आता है बेटा? नाइट्रोजन डोनर। फिर सबसे लास्ट में कौन आता है बेटा? कार्बन डोनर। क्योंकि डोनेट करने की तो बात आ रही है, लिगेंड अपने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आप एक काम करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव से याद कर लो। कार्बन सबसे अच्छा डोनर होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम है। सबसे बेकार डोनर कौन होगा अपना? वीक। तो डोनेट करने ऑब्वियसली हैलोजेंस, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉलोड बाय कार्बन। तो ये सीरीज आप ऐसे याद रखोगे तो इट विल बी मोर इजी। ठीक है, वैसे मैं आपको पूरी पर्टिकुलर सीरीज लिखवा देती हूँ कि क्या सीरीज है वो, है ना, तो कि आपको याद रहे। ज्यादा बड़ी सीरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जेईई मेंस में काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उससे क्या कि these are the some ligands, arrange them into their field strength and this is what this particular spectrochemical, हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आप अगर इस ऑर्डर से ध्यान रखते हो तो इट विल बी मोर इजी, है ना। सबसे पहले क्या रखोगे? सबसे पहले कार्बन है, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सबसे कम हैलोजन। अब आप ऑर्डर एक बार देख लोगे ना, देखिए ये अपनी क्या है बेटा, ये आपकी ये क्या है अपने पास? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसमें समझ में आ रहा है, ट्रेंड देखने को मिल रहा है अब इधर। सबसे पहले क्या है? हैलोजेंस। फिर उसके बाद में आप क्या देखने को मिल रहा है? हैलोजेंस के बाद में बेसिकली आपको यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर्स सारे, फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपके? नाइट्रोजन डोनर्स, फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा बेटा? कार्बन डोनर्स। समझ में आती बात इतनी? तो आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से इन पे, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन अपना, उससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवाती हूँ, पहले ये देख लेते हैं, है ना। फटाफट से इसको थोड़ा स्पेस के लिए यहां रख देती हूँ। अब देखो इधर फटाफट से देखो क्या पूछा से, 4 कॉम्प्लेक्स दिए। पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है? क्रोमियम का है, क्रोमियम H2O होल 6 और +3 दिया रखा है। सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, क्रोमियम किसमें है? +3 में। पानी कौन सा फील्ड लिगेंड है? वाटर इज व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड। नाइट्रोजन से पहले वाले सब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड में कंसीडर करेंगे। क्या बोला बेटा मैंने? नाइट्रोजन से पहले वाले मतलब ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर्स और सल्फर डोनर्स आर व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्सीजन के H2O के बाद वाले सब स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे पानी है, पानी इज व्हाट? वीक फील्ड लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। सो इट्स व्हाट? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब एज इट इज वीक फील्ड लिगेंड, क्या है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करवाओ, है ना। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है? फटाफट से इधर से लिख लेते छोटा छोटा। ऊपर क्या होता है बेटा? Eg, नीचे क्या होता है बेटा? T2G। अभी जैसा कि हमें पता है, अब क्रोमियम है, क्रोमियम +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d3। क्या है बेटा? 3d3। अब पहली बात तो देखो मैंने आपको पहले सिखाया है कि D1 से लेके D3 तक देयर इज नो इम्पैक्ट, और D8 से लेके D10 तक लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है? D4 से आपका D7 तक आपको इम्पैक्ट पड़ेगा लिगेंड का, आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कहां फिल करोगे? यहीं से। दिस इज व्हाट? T2G। यहाँ क्या है बेटा? Eg। 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो फटाफट से, 1 2 3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा?
T2G क्या लिखे बेटा, T2G 3 और EG 0। देखो इधर कौन सा ऑप्शन है, T2G 3 0, तो ये इससे मैच कर रहा है बेटा, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाले से, तो फर्स्ट का सेकंड देख लो बेटा, पहला ही ऑप्शन है आपका, लो इसमें भी दिक्कत नहीं थी आपको, फर्स्ट ऑप्शन खत्म बात, तो सॉरी पहले का है ना, हाँ हाँ ठीक है। अब दूसरा देखिए, फिर भी हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, तो मैं वो सीख रहे हैं। फिर आप देखिए दूसरा क्या दे रखा है, आयरन दे रखा है +3 में दे रखा है, वही वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है। अगेन यहाँ पे भी एक काम करना है, अभी इसको हटा देते हैं, क्रोमियम तो हो गया काम, है ना, तो ये बना के रखते हैं अपन, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। बेटा आयरन किस में है, +3 में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 3d5, क्या होगा 3d5। अगेन लिगेंड कौन सा बेटा, पानी, सब में पानी है, तो वाटर इज व्हाट, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या कर 5 इलेक्ट्रॉन है, पैरिंग करवाएगा क्या वीक फील्ड लिगेंड, नहीं, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा इसका, T2G 3 EG 2, देखो इसका T2G 3 सेकंड वाले का, और सॉरी T2G 3 और EG 2, मतलब इसका जा रहा है ये थर्ड वाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, सही बात है। फिर देख लो सी वाले का भी चेक कर लो, सी में निकल है, निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा, 8, निकल +2 में है, Na किसमें बेटा, +2 में है। अब अगर आपका Na +2 में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d8, और आगे पैरिंग तो होनी नहीं है ना, पैरिंग होनी नहीं है तो क्या करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 5 तो हो गए, 6 7 8, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस 3 को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 3d6 EG2, मतलब इसका ये हो जाएगा फोर्थ वाला। डी का चेक कर लो, वेनेडियम है, और वेनेडियम यहाँ पे कौन से ऑक्सीजन में, +3 में, कितना होता है वेनेडियम वाला, कितना होगा, वेनेडियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हटेगा, यहाँ से सब हटा दो यहाँ से, और सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बेटा, T2G2 बचेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट पे, ये तो अपन ने पढ़ा था अभी, हाँ इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अब इसने क्या बोला है बेसिकली कि अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सीएफएसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अब आप इनकी सीएफएसी निकालनी पड़ेगी, देखो सीएफएसी निकालने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सीएफएसी क्यों निकालनी है, सीधा सीधा एक बात बताओ, मेटल क्या है, कोबाल्ट +3, कॉम्प्लेक्स कौन सा है बेटा, सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता है यार सीएफएसी, हमने आपको लोगों ने पढ़ा था कि सीएफएसी जितनी ज्यादा रिलीज होती है उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे ज्यादा सीएफएसी और सबसे ज्यादा सीएफएसी कहाँ रिलीज होगी, जब देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सही बात है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहले कोबाल्ट +3, मतलब ये ईएन भी दे रखा है इसमें, और इसमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, ईएन, और इसमें से अभी अभी हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, ईएन ढूंढो फटाफट से, ये रहा ईएन, है ना, और अमोनिया कहाँ रह गया, अमोनिया कहीं तो लिखा था यार, छूट गया क्या, चलो अमोनिया भी लिख लेना, है ना। तो सब हमें पता है कि ईएन इज मोर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू व्हाट, अमोनिया, ठीक है, तो ईएन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, इथिलीन डाइअमीन इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इथिलीन डाइअमीन में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, सबसे डी वाला ज्यादा है, फिर उसके बाद में सी वाला आएगा, फिर उसके बाद में बी वाला आएगा, फिर सबसे कम रहेगा फर्स्ट वाला। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा, सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एज CFSE जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है, अगेन 2020 में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो इधर, फॉर डी मेटल एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फील्ड दे रखा है आप लोगों को, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ठीक है। अब देखो बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D4 वाला कॉम्प्लेक्स है कोई तो, है ना, और D4 कॉम्प्लेक्स बेसिकली अब कैसे अरेंज होगा, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला उसने, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोला। अब देखो मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर 2 केस होते हमारे पास, पहला क्या, अगर आपकी पैरिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, क्या बोला बेटा मैंने, पैरिंग एनर्जी काफी ज्यादा है,
कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वहां पे पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो पहला वाला केस देखो, इस केस में पेयरिंग एनर्जी काफी, ये भी लिख लो फटाफट से, ये भी लिख लो अपने, है ना, ये इधर लिख देती हूँ मैं। क्या होता है इधर देखो साइड में, इसको उधर लेके चलते हैं अपन, जगह बनाते हैं। अब लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है, सीधा सीधा, है ना। एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करने में बैठ जाना, डायरेक्ट करना, स्टार्ट करना, है ना। अब देखो क्या बोला मैंने, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो तो D4 कैसे भरे जाएंगे? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग होगी नहीं, तो 1 2 3 और 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस केस में? फर्स्ट वाले में होना चाहिए था T2G 3 Eg1, सही है क्या ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरे वाले में देखो, जब डेल्टा बहुत ज्यादा है, डेल्टा बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, तब क्या रहेगा? इधर लिख लो सेकंड वाला केस। क्या बोला? डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है पेयरिंग से, तो पेयरिंग करवा दो। फिर कैसे करवाएंगे? 1 2 3 4, तो क्या रहेगा? T2G 4 रहना चाहिए और Eg 0 रहना चाहिए। क्या ये है क्या? नहीं है, ये भी गलत हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर आओ, व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर, पेयरिंग एनर्जी काफी ज्यादा, तो यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कि Eg2 T2G, नहीं, बिल्कुल ही गलत है ये तो। फिर इधर आओ, व्हेन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन यही हो रहा था क्या अपना? यही हो रहा था क्या? यही हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका? डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है इतना सबको? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। काफी इजी थी क्वेश्चन, ये आ गया आपका लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे। अभी भी सिखाया मैंने आप लोगों को लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पे। सबसे ज्यादा किसका होता है? कोबाल्ट का होता है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन पहले ही, ये वाला तो पहले गलत हो गया, इसको तो हटा ही दो, ये वाला भी गलत हो गया, इसको भी हटा ही दो। अब इधर आओ, ऑक्सीजन और इसमें से किसका ज्यादा होता है? सीरीज देखो फटाफट से, सीरीज देखो फटाफट से, कहां गई सीरीज अपनी? ये रही सीरीज। पहले OH आता है, उससे पहले फ्लोरीन आता है, पहले फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद, क्योंकि हेलोजन डोनर्स के बाद ही तो ऑक्सीजन डोनर आएंगे यार। चलो अब देखो फटाफट से, आप कर लोगे आंसर, इसका तो इजी है ना। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। कोबाल्ट का सबसे ज्यादा है, सही बात है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का है, सही बात है, फिर फ्लोरीन का है, सही बात है, फिर उसके बीच में किसका है? सल्फर का है। ये सही है क्या? और ये वाला ऑर्डर देखो फटाफट से, साइनाइड का सबसे, साइनाइड का क्या अमोनिया से कम है क्या? नहीं, ये वैसे ही गलत हो गया, वैसे ही गलत हो गया, ये साइनाइड का ज्यादा होता है ना, साइनाइड का ज्यादा होता है। एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, विच इज व्हाट? विच इज व्हाट? सेकंड ऑप्शन। समझ में आती है बात इतनी? दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करो। अब देखो बेटा, यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे अपन को सीखना है एक फॉर्मूला। क्या सीखना है बेटा? एक फॉर्मूला सीखना है। अब देखो स्प्लिटिंग एनर्जी, इससे पहले हम लोग पहले अच्छे से पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसको इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब आपने, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो CFSE है, CFSE जो अपने पास है बेटा, दैट इज व्हाट? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और उसका फॉर्मूला भी देखा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। एंड डेल्टा, दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज व्हाट? स्प्लिटिंग एनर्जी, जो आपके डी ऑर्बिटल्स को क्या करवाती है? स्प्लिट करवाने पे ऐसे आती है। दिस इज व्हाट? डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा नॉट लिख लो, ओ लिख लो, है ना, ऑक्टाहेड्रल। अब दिस एनर्जी इज व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? एच न्यू। दिस एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट बेटा? एच न्यू। क्लियर है? क्लियर है? तो ऑब्वियसली आपको इतना ध्यान में रखना है कि स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? ई इज इक्वल्स टू बेटा व्हाट? एच न्यू। और क्या लिख सकते हैं? HC बाई लैम्डा। समझ में आता है? ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, राइट? क्लियर है? अगर दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे अगर आप ट्रांजिशन करवाते हो तो ऑब्वियसली इनके बीच की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना आपको यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर भेजना है, तो आपको ये जो एनर्जी गैप है उस अमाउंट का, उस एनर्जी का, उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? एच न्यू। और क्या लिख सकते हैं? SC बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, C यहाँ पे क्या है बेटा? C यहाँ पे क्या है? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है इतना? अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इधर इसने क्या बोला है कि इफ द CFSE, ये क्या गिवन है बेटा? बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं मैडम ये तो डेल्टा गिवन है। अरे नहीं बेटा, वो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब देखो CFSE गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, लिख लो CFSE। CFSE
कितना गिवन है बेटा, -9.60 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आ गया समझ में। फिर ये बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स विल अब्सॉर्ब मैक्सिमम एट वेवलेंथ नैनोमीटर में। मतलब सीधा सीधा आपसे क्या पूछा है, आप एक काम करो, लैम्डा बता दो, यूनिट शुड बी व्हाट, नैनोमीटर। यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा इसकी, नैनोमीटर होनी चाहिए। चलो ठीक है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी इसने दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट की भी दे रखी है, एनए की भी दे रखी है। अब क्या करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसकी, अब हमें क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्या चाहिए अपन को, डेल्टा चाहिए। डेल्टा के बराबर ही तो क्या रखेंगे बेटा, एचसी बाई लैम्डा, है ना। तो ये पता चल गया, तभी लैम्डा निकाल पाएंगे, ये दोनों पता है। सबसे पहले सीएफएस देखो, सीएफएसई, चलो निकाल दे इसकी सीएफएसई, डायरेक्ट लिख लो। ये इजी हो गया अपना, ऑक्टाइल कॉम्प्लेक्स तो ये इजी हो गया। नीचे क्या हो गया, T2G हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या है अपने पास, टाइटेनियम +3, है ना, टाइटेनियम +3, है ना। अब देखो टाइटेनियम +3 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाकी है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएगा, यहाँ पे, दिस इज व्हाट T2G, दिस इज व्हाट EG। सही बात है कि नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये स्प्लिटिंग कैसे थी, क्या था, ऊपर क्या था बेटा +4, सॉरी +0.6 और नीचे क्या था +0.4। तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी वो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या आएगा बेटा, CFSE इज इक्वल्स टू बेसिकली -0.4 डेल्टा नॉट, यही आएगा बेटा, -0.4 डेल्टा नॉट के बराबर आएगी। सही बात है, ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो हो गया, है ना। क्लियर है इतना। अब देखो इतना क्लियर हो गया, उसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं अपन, वेट, है ना, इसको थोड़ा साइड में इधर लिख देती हूँ। अब देखो फटाफट से देखो, हमें पता है कि इसका जो CFSE कितना है 96 किलो जूल, है ना। चलो इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस यहाँ पे पिता, ये -0.4 डेल्टा नॉट। बेटा डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, फटाफट से देखो, 96 माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.4 आ रहा है, और इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। अब आपको पता है आपको इस डेल्टा नॉट को किसके बराबर रखना है, एचसी बाई लैम्डा। बेटा हम लोग को ये पता है, देखो अगेन फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट। अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं दिया तो आप गए फिर, ठीक है। तो यूनिट देखो पहले, ये जूल में आता है, यहाँ पे यूनिट क्या है, किलो जूल। तो या तो इसको जूल किलो जूल में, या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, या फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। तो इसको मैंने लेट्स सपोज जूल में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, 96 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो क्योंकि किलो जूल है, 0.4 ऐसे कैसे है, और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब इन दोनों को इक्वल रखो, आप फटाफट से इक्वल रखो। तो क्या आएगा इक्वल रखने पे, क्या आएगा बेसिकली 96 10⁻³ देन 0.4 मल्टीप्लाई Na इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है बेटा, H की वैल्यू उसने दे रखी है 6.4 10⁻34, 6.4 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई, और क्या दे रखा बेटा 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा तो हम लोग को निकालना ही है, लैम्डा तो हम लोग को निकालना ही है। अब आप देखो आंसर किसमें चाहिए अपन को, आंसर चाहिए अपन को नैनोमीटर में, ठीक है, अपन सही जा रहे हैं अभी तक, है ना। हाँ ठीक है, अब देखो इधर, ये यहाँ पे किसमें था, जूल में, है ना। देखो बेटा सेकंड इनवर्स से सेकंड चला गया, है ना, इधर क्या चला गया, जूल से जूल चला गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा चाहिए अपन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.4 10⁻34 जूल से जूल कट गया, यहाँ पे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर बचा है सिर्फ और सिर्फ, है ना। ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगी 96 10⁻3, ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, क्या 0.4 एंड देन क्या बचा अपने पास Na, है ना। तो ये आंसर आपको मीटर में मिलेगा। जब आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आ रहा है अराउंड 480 नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में रखना। तो मेन कंसेप्ट आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो डेल्टा नॉट है इसको किसके इक्वल रखना है बेटा, HC बाई लैम्डा के, और दोनों की यूनिट जूल में होनी चाहिए, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है। और यूनिट कन्वर्ट कर स्पेशली ध्यान में रखना। क्लियर है। चलिए देखते हैं
इतना क्लियर हुआ सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी पे ही आया हुआ है। स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग को अलग अलग कॉम्प्लेक्स की निकालनी है। अब देखो फटाफट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसमें दे रखा है, टाइटेनियम +2। एक बार चेक करना पहले वाले कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम +2 था कि +3 था, दिक्कत हो जाएगी, चेक कर लेते, रुको। +3 था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, इधर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स है। मैंगनीज किसमें दे रखा है, पहले मैंगनीज दे रखा है +3 में, तो पहले इसी का चेक करते हैं पहले ना, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। मैंगनीज कहाँ दे रखा है, +3 में। मैंगनीज +3 का मतलब, वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 3d5 4s2 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ से 3d4 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके डी ऑर्बिटल में, तो आपने 3 रिमूव कर दिए तो कितने बचे, 4। और वाटर एज वी नो दैट्स वीक फील्ड लिगेंड, तो पैरिंग करवाएगा नहीं, पैरिंग नहीं करवाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर Eg, नीचे क्या रह जाएगा, T2G। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3, पैरिंग नहीं करवाएगा तो ये 4। तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना, क्या इसका क्या था, यहाँ क्या था बेटा, -0.4 मल्टीप्लाई क्या कर दूं मैं, 3 से गुणा कर दूं, देन प्लस 0.6 मल्टीप्लाई क्या कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, है ना। एमपी का तो दोनों सब जगह किसी जगह दे नहीं रखा तो कोई सेंस है नहीं, पैरिंग डायरेक्ट करके लिख लो, एमपी निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। अब देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कैलकुलेट करना है ना, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आयरन क्या दे रखा है, +3 में, सीधा सीधा कर लो। आयरन किस में दे रखा है बेटा, +3 में। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5। यहाँ पे भी पैरिंग होगी नहीं ऐसे, जब पैरिंग नहीं होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देने। तो इसका एनर्जी कितना आएगा बेटा, सीधा सीधा लिख लो, -0.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, देन प्लस 0.6 मल्टीप्लाई कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस एमपी का भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद में कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है बेटा, मैग्नीज के बाद में वेनेडियम दे रखा है ना। वेनेडियम कितने में दे रखा है, +2 में, है ना। तो वेनेडियम +2 में का क्या मतलब, वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें, है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें बेसिकली। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं अपन, कहाँ गया, ये हो गया वेनेडियम का, हो गया वेनेडियम, हाँ, है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना, तो कितने बचेंगे, 3। तो मतलब वेनेडियम का सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे -0.4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 0.6, इसका तो 0 ही रह जाएगा बेसिकली। और डेल्टा नोट सबके बगल में लगा लेना, ये भूल मत जाना, ठीक है। तो इसका 0.4 रहेगा, है ना। तो 1.2 किसी का है क्या, हाँ इसका 1.2 रहेगा, किसका, वेनेडियम वाले का। तो यहीं से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे वेनेडियम का अगर 1.2 है तो फर्स्ट का, बी का कितना आ रहा है, फर्स्ट, और बी का फर्स्ट, यार यहाँ से हम लोग ये यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हमें आपको सी का निकाल लिया, सी का देखो, सी का मैंगनीज का देख लो, मैंगनीज का कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया बेटा, वेट, ये 1.2 के आसपास हो गया, है ना, -1.2 प्लस ये कितना हो गया, 0.6, तो बचा कितना बेटा यहाँ पे, 0.6 किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे ये आ गया इस मैंगनीज का, मतलब सी का कितना आ रहा है, सेकंड, सी का सेकंड आ रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस है अभी, अब देखिए यहाँ तक आपका अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने लिगेंड्स देख लिए, लिगेंड्स के टाइप देख लिए है, एम्बिडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी देखी, फिर हम लोगों ने विबिटी देखी, फिर हम लोगों ने CFSE देखी, CFSE में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखी, स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ साथ क्या देखा बेटा हम लोगों ने, स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखी हम लोगों ने। तो हम लोग अभी तक CFT तक हम लोगों ने कंप्लीट करा है। अब हम लोग के पास क्या क्या रह गया है, आइसोमेरिज्म रह गया है, ठीक है। थोड़ा से और इसके केसेस हम लोग को स्टडी करने हैं। आइसोमेरिज्म बेसिकली हमारे पास पूरा रहा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, आइसोमेरिज्म, उसके साथ साथ मेटल कार्बोनाइल्स, हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग मूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाय, आई होप यू लाइक द लेक्चर, सो थैंक यू गाइस, बाय।